पर उन्होंने कंपैरेटिव स्टडी की, वो देश वस्तु से थे कितने बड़े। यूनान अपने में एक छोटा सा, आज भी यदि हम यूनान की तुलना भारत के साथ करना शुरू करें तो किसी भारत के एक राज्य के बराबर भी यूनान स्टैंड नहीं कर पाता। उस यूनान में उस समय 158 जो देश जिनको कहा गया है बेसिकली वो सिटी स्टेट्स थे, और उनमें से कोई भी सिटी स्टेट आज की मेरठ के बराबर भी नहीं था। मेरठ की आबादी लगभग 40 लाख के आसपास होगी। 40 लाख की आबादी वाला कोई भी देश उस समय यूनान में, जिनको हम सिटी स्टेट के नाम से जानते नहीं था। ऐसे छोटे छोटे सिटी स्टेट्स के 158 देशों के टेक्निकली वो हम कह सकते हैं बाई लॉज थे, जिनके आधार पर उस सिटी स्टेट का संचालन हो। आज की तारीख में दिल्ली में या भारत के बड़े जो मेगा सिटीज हैं, दिल्ली है, बम्बई है, कलकत्ता है, मद्रास है, हैदराबाद है, बेंगलोर है, वहाँ पर जो रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन है, RWA जिनको हम कहते हैं, उनके बाईलॉज उन 158 देशों के बाईलॉज से ज़्यादा बड़े होंगे। लेकिन ऐसे व्यक्ति के बारे में हमको बताया गया कि वो संविधानवाद का जनक है। हम थोड़ा अरस्तु के बराबर ही तुलना कर लें। अरस्तु के ज़माने में ही भारत में एक डॉक्यूमेंट का कंपाइलेशन हो रहा है। उस डॉक्यूमेंट का नाम है शुक्र नीति सार। शुक्र नीति भारत में एक व्यक्ति के नाम से जानी जाती है। वस्तुतः वो व्यक्ति नहीं है, स्कूल ऑफ थॉट है, क्योंकि शुक्र का उल्लेख वेद में भी है और वेद के बहुत भाग तक शुक्र नीति या के प्रणेता के रूप में आचार्य शुक्र का उल्लेख होता रहा है। तो शुक्र एक परंपरा है जिसको हम स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं। शुक्र नीति में 14 प्रकार के राज्यों का उल्लेख है। वो राज्य बनेंगे कैसे? तो सबसे कम रेवेन्यू जनरेट करने वाला राज्य है 10 लाख और मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट करने वाला राज्य है उस समय 50 करोड़ और उससे अधिक। अब हम कल्पना करें जिस समय छोटे छोटे राज्यों के 158 देशों के संविधान का अध्ययन कर रहा है, उस समय भारत में 50 करोड़ से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाले राज्य का भी उल्लेख है और न्यूनतम 10 लाख। अरस्तु इस प्रकार का कोई तथ्य अपनी स्टडी में नहीं देता। शतपथ ब्राह्मण भी 13-14 राज्यों का उल्लेख करता है। उनमें बहुत सारे राज्यम, वैराज्यम, स्वराज्यम, महाराज्यम, वैराट, ऐसे भोज्यम, ये सब राज्य वो हैं जिनमें अनेक प्रकार के राज्यों की गतिविधियां। वे राज्य जिनको आज की तारीख में हम न्यूट्रल स्टेट बोलते हैं। हम स्विट्जरलैंड को पढ़ते आए कि स्विट्जरलैंड न्यूट्रल स्टेट है और बड़ा प्लूरल एग्जीक्यूटिव स्विट्जरलैंड में संचालित होती है। 7 लोग हैं जो हर साल अपने को बदल लेते हैं। लेकिन स्विट्जरलैंड से सैकड़ों वर्ष पूर्व मगध की धरती पर जो नंद वंश हुआ है, नंद वंश में 10 राजा एक साथ, नंद के 10 बेटे हैं, विवाद है, एक से एक शक्तिशाली हैं, तो शक्ति के आधार पर, लोकप्रियता के आधार पर किसको राजा बनाएं? तो उन्होंने कहा सभी की लोकप्रियता बराबर है और सभी बड़े शक्तिशाली हैं, तो नंद अपने 10 बेटों को एक साथ राजा बनाता है। प्लूरल कार्यपालिका, प्लूरल एग्जीक्यूटिव, बहुल कार्यपालिका का सबसे पुराना उदाहरण भारत में है। लेकिन हम प्लूरल एग्जीक्यूटिव के रूप में स्विट्जरलैंड को पढ़ते हैं। नंद वंश ने भारत के ऊपर 300 साल शासन किया, लेकिन हमको ये सब बातें पता ही नहीं। ना तो विधि के विद्यार्थी होने के नाते हमको बताया गया, न राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते बताया गया। मैं कुछ पॉइंट नोट करके लाया था। 1940 में अगस्त में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक प्रस्ताव पास किया। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई है, द्वितीय विश्व युद्ध भी प्रारंभ हो गया है। अमेरिका आदि देश और इंग्लैंड आदि देशों को अपनी जो चरमराती हुई स्थिति है उसका परिचय होने लगा है। तो 1940 में पहली बार ब्रिटेन ने यह प्रस्ताव पास किया पार्लियामेंट में कि हम भारत या कुछ अन्य देशों को भविष्य में स्वतंत्रता दे सकते हैं। तो 1940 में भारत को स्वतंत्रता देने का मन उनका बना। स्वतंत्रता कब देंगे ये अभी सुनिश्चित नहीं है। 1942 में हमको बताया क्रिप्स मिशन ने यह तय किया कि यहाँ ये लोग अपना संविधान बना लेंगे, क्योंकि हमारे बारे में कहा जाता है कि हम लोग संविधान बना नहीं सकते, हमारी क्षमताएं नहीं है। इसलिए 1783 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के लोगों ने भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का चीफ जस्टिस बनाकर सर विलियम जोन्स को कलकत्ता भेजा। वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में है उसके तीसरे जज थे भारत में, तीसरे प्रमुख चीफ जस्टिस बनकर भारत में आए थे। उनको एक काम क्या दिया गया था, उनको भारत में देसी रियासतों के साथ, भारत के व्यापारियों के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मुकदमेबाजी होती है उनका निपटान करना। लेकिन दूसरा महत्वपूर्ण काम ये दिया गया था कि भारत में विधि नाम की चीज है नहीं।
विधि नाम की चीज नहीं है, तो भारत को विधि से परिचय करवाया जाना चाहिए। भारत में विधि की भी स्थापना होनी चाहिए। ये काम करने का दायित्व भी उनको दिया गया। वो भारत आए, बहुत सारी भाषाओं के विद्वान हैं, 13 खंडों में उनका समग्र टैनरूप नाम के व्यक्ति ने कंपाइल किया है। भारत में आए, सबसे पहले आकर उन्होंने व्याकरण सीखा, संस्कृत का व्याकरण सीखा, और व्याकरण सीखने के बाद उन्होंने संस्कृत के ग्रंथ पढ़ने शुरू किए। अभिज्ञान शाकुंतलम का पहला अनुवाद किया, बाद में 2 उन्होंने अनुवाद किए, हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ के नाम से। मनुस्मृति का भी उन्होंने अनुवाद किया, और उसके बाद में उसने अपने ब्रिटिश शाखाओं को पत्र लिखा, और पत्र में लिखा कि किन व्यक्तियों को विधि सिखाने के लिए या किस देश में विधि का निर्माण करने के लिए मुझे भेजा गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो ये लोग हजारों साल से विधि सम्मत जीवन जी रहे हैं। विधि का डॉक्यूमेंट इनके पास है, लेकिन उस डॉक्यूमेंट से बहुत कम लोग रूबरू हुए होंगे, फेस टू फेस परिचय आया होगा। लेकिन उस डॉक्यूमेंट में जो बातें लिखी गई हैं, वो डॉक्यूमेंट यहाँ के समाज ने अपने में इनकलकेट कर दिया है, इम्बाइब कर दिया है उस पूरे डॉक्यूमेंट को। इसलिए मैं समझता हूँ कि भारत में अन्य किसी प्रकार की विधि के निर्माण की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से भारत के विधि सम्मत नियम, कानून और विधानों का परिचय पश्चिम के साथ आना शुरू हुआ। पश्चिम ने भारत के बहुत सारे साहित्य का अध्ययन करना शुरू किया, जिसके वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वो चीफ जस्टिस बनकर आए थे। आने के 6 महीने के बाद ही उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, बाद में वो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ भारत हुई, इंडिया हुई, और बाद में पूरे एशियाटिक सोसाइटी के नाम से इंडिपेंडेंट। उसका काम क्या था? वो जो तथाकथित जो ब्रिटेन की कॉलोनी थी, उन कॉलोनीज में जो बिल्कुल जिसको कहते हैं देसी ज्ञान था, उस ज्ञान का अंग्रेजी में अनुवाद करना और उस ज्ञान से अंग्रेज समाज और सत्ता को परिचित कराना था। उस काम को उन्होंने हिंदुस्तान में प्रारंभ किया, और बाद में फिर उनको ध्यान में आना शुरू हुआ। उस प्रारंभ की गए काम पर जो अंग्रेजी में अनुवाद हुआ, उस अनुवाद को यूरोप ने पढ़ना शुरू किया। इसलिए एनलाइटनमेंट और यूरोप जो होता है, वो भारत के ज्ञान के बल पर होता है। रामविलास शर्मा 20वीं शताब्दी के बड़े विद्वान हैं, मूलतः अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, लेकिन भाषा विज्ञान पर उनका बड़ा काम है। और भारत के ऊपर जो उन्होंने लिखा है, 60 किताबें उन्होंने लिखी हैं। अंग्रेजी के विद्वान हैं, लेकिन हिंदी में पूरा काम किया है। वो कहते हैं कि यदि अंग्रेज भारत में नहीं आते तब भी हम आधुनिक होते। आज की तारीख में हम आधुनिक नहीं है, हम पाश्चात्यकरण हुआ है भारत का। आदरणीय गांधी जी के पुस्तक है मॉडर्नाइजेशन विदाउट वेस्टर्नाइजेशन, पश्चिमीकरण के बिना आधुनिकीकरण। यही बात रामविलास शर्मा कहते हैं। और वो कहते हैं कि यदि हम आधुनिक होते तो हम सही मायनों में आधुनिक होते, क्योंकि हम अपनी परंपरा का विस्तार कर पाते, अपनी जड़ों से जुड़े होकर आधुनिक बनने का प्रयत्न करते। लेकिन जो पश्चिमीकरण के थ्रू जो हमने मॉडर्नाइज होने की कोशिश की है, उसमें हम आधुनिक नहीं हुए हैं, हम पश्चिमीकरण को अंगीकार कर लिए, जिसके कारण उर्दू में कहते हैं ना, खुदा ही मिला न विशाली सनम, न हम घर के रहे और न घाट के। रामविलास शर्मा कहते हैं कि हेगल ने वेदांत को पढ़ा, और वेदांत को पढ़ने के बाद में उन्होंने यूरोप में एनलाइटनमेंट कर डाला। वेदांत कैसे पढ़ा? तो वो कहते हैं उस यूनान का, जिस यूनान में ज्ञान के पिता के रूप में वस्तु को निरूपित किया जाता रहा है सालों से, हेगल ने उस यूनान के साहित्य को पढ़ डाला। तो रामविलास शर्मा बोलते हैं यूनान के साहित्य को पढ़कर ऐसा क्या चमत्कार हो गया? तो वो कहते हैं यूनान के साहित्य के थ्रू हेगल वेदांत के साथ जुड़ गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो चीफ जस्टिस बनकर सर विलियम भारत आए हैं, वो कहते हैं कि अरस्तु भारत में किससे प्रभावित है? भारत का जो शब्द दर्शन है, वैशेषिक है, न्याय है, सांख्य है, योग है, पूर्व मीमांसा है और उत्तर मीमांसा है। ये 6 दर्शन ने पश्चिम के पूरे विद्वानों को, जिनको हम विद्वान मानते हैं, उनमें सोक्रेटिस है, उनमें प्लेटो है, उनमें अरस्तु है, उनमें थलेस है, उनमें थ्रेसिमेकस है और उनमें पाइथागोरस है, जैनों का स्टोइक है। ये सब वो लोग हैं जो ईसा के जन्म के पूर्व यूरोप को आलोकित करते हैं। विलियम जोन्स बोलते हैं ये सारे लोग भारत के छठ दर्शन से प्रभावित हैं। जैसे ही हेगल ने यूनान का साहित्य पढ़ लिया, भारत के शरद दर्शन से हेगल का परिचय हो गया, और रामविलास शर्मा लिखते हैं यूरोप का एनलाइटनमेंट हुआ। इस प्रकार से 7वीं शताब्दी से भारत का परिचय जब यूरोप के साथ आना शुरू हुआ, तो यूरोप में अब तक संविधान बने नहीं है। संविधान बात के ऊपर चर्चा यूरोप में हो रही है। तो संविधान बनेंगे कैसे, इस पर यूरोप में चर्चा होने लगी, और भारतीय साहित्य को प्राइमरी सोर्सेज के रूप में कंसीडर किया जाने लगा। तो यूरोप में संविधान
संविधानों को बनने के पूर्व हमको ब्रिटेन या ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रतिनिधि 1940 में, 1942 में क्रिप्स, 1945-40 में कैबिनेट मिशन, जो हमको ये कहते हैं कि यदि हम संविधान बना लेंगे तो हम आपको मान लेंगे कि आप देश का संचालन कर सकते हैं। लेकिन वो ये भूल गए थे कि आपने जिस देश के मूल साहित्य को पढ़कर संविधान बनाया है वो कोई और देश नहीं, वह भारत था। हमने 60 संविधानों का रिव्यू किया है। संविधान की मूल प्रोसीडिंग देखिए, 10,000 पेज में है, उनको पढ़िए जरा। 15 खंड है, कि मैं गलत नहीं हूँ, अंग्रेजी में और हिंदी में, उसको पढ़िए। तो हमने 60 विश्व के संविधानों को रिव्यू किया है बिफोर मेकिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और 10 पारे संविधानों को हमने रेफर किया है। उन सभी संविधानों का जरा रिवर्स स्टडी कीजिए तो आपको ध्यान में आएगा जो संविधान यूरोप के श्रेष्ठ संविधान माने जाते हैं, वे संविधान भारत के संस्कृत साहित्य को पढ़कर अपने संविधानों का निर्माण किए हैं। अभी एक बच्चे ने पब्लिक सोशल वेलफेयर पर अपनी बात रखी थी। अंग्रेजी में, संस्कृत साहित्य में, ऋग्वेद में शब्द प्रयुक्त हुआ है राजन। राजन का मतलब है रंजती थी राजन। राजन कौन बन सकता है? यानी जो लोक का रंजन कर सकने की क्षमता जिसके पास हो वह राजन कहलाएगा। शक्ति जिसके पास है वह राजन नहीं बनेगा। यह सोशल वेलफेयर स्टेट का बेसिक कंसेप्ट है। पश्चिम ने हमसे लिया और उसके आधार पर उसको डेवलप करना शुरू किया। इसलिए जो 45 में जो चुनौती हमको मिली थी कैबिनेट मिशन के द्वारा, उसको हमने अंगीकार किया। 46 में हमने संविधान सभा बनाई, चुनाव हुए। चुनावों में हमने पहले 300 कुछ, मेरे ख्याल से 92 ऐसे कुछ प्रतिनिधि चुने गए हैं, जिनमें 11 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की वो थी प्रोविंसेस थे, 4 कमिश्नरी थी और लगभग 100 के आसपास देसी रियासतें थी। यहाँ पर ये भी संविधान सभा की प्रोसीडिंग्स को हम यदि पढ़ लें या मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की भी प्रोसीडिंग्स हैं उनको हम पढ़ लें तो हमें ध्यान में आता है जो लोग बोलते हैं कि भारत गुलाम हो गया था अंग्रेजों का, तो यहाँ से ये भ्रांति भी समाप्त होती है कि पूरा भारत गुलाम नहीं हुआ था। भारत का कुछ हिस्से पर अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया था। यदि भारत के कुछ हिस्से पर अंग्रेजों का आधिपत्य था, पूरे भारत पर नहीं था। यदि पूरे भारत पर अंग्रेजों का आधिपत्य होता तो लगभग 96 देसी रियासतों के प्रतिनिधि संविधान सभा में आमंत्रित क्यों किए जाते? जिस प्रकार से 11 प्रोविंसेस कहे गए हैं, उन 11 के आधार पर इन प्रोविंसेस को और बढ़ा देते। इससे संविधान इसलिए जरूरी है, हमें इस पर गर्व भी इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये हमारे अतीत और वर्तमान और भविष्य का एक ब्लूप्रिंट हमारे सम्मुख प्रस्तुत करता है। कुछ मुख्य बातें, वो बातें बहुत सारी हैं लेकिन समय का अभाव, क्योंकि 1 घंटा जल्दी से कार्यक्रम शुरू हुआ और 1 घंटा आप लोगों ने अपनी बातें कही, मुझे विवेक ने कहा कि 20 मिनट में बात करनी है, इसलिए मैं थोड़ा तेज भी चल रहा हूँ, है ना। नहीं, मैं आराम से चलता, मेरी उम्र भी अब तेज चलने की बची नहीं है ना। तो हमको ध्यान में आता है कि भारत में ये जो असेंबली बनी जिसके माध्यम से संविधान का निर्माण किया गया, उन्होंने जिन देशों का संविधान कंसीडर किया उन्होंने भी भारत से, उदाहरण के लिए मैं आपको कुछ तथ्य देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया, जापान, स्विट्जरलैंड, कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, आयरलैंड, ये वो देश हैं जिनको हमने अपने संविधान में संदर्भित किया है, रेफर किया है। ध्यान में आना चाहिए कि हम कहते हैं कि हमने जो संविधान में फेडरल सिस्टम अडॉप्ट किया है वो हमने कनाडा से किया है, लेकिन कनाडा का और अमेरिका का फेडरल सिस्टम एक्सटर्नल एफर्ट है। भारत में लंबे समय से संघवाद की अवधारणा थी, ठीक, और वो वैदिक अवधारणा है। सृष्टि के प्रारंभ के समय से हमारे यहाँ आज भी कहा जाता है कि हमारे संघ का हिस्सा यदि कोई बन जाएगा तो हमारे यहाँ संघ अविभाज्य है, अनडिवाइडेड है, उसका डिवीजन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बाकी कनाडा का या अमेरिका में ये बात लागू नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये वैदिक संकल्पना है। वेद में हमारे यहाँ ईश्वर ने कहा एको हम बहुश्यामः, मैं एक हूँ और बहुत होना चाहता हूँ। ये जो बहुत होने की संकल्पना है ये भारतीय संविधान का आधार है।